हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है फाइनल लेक्चर ऑफ दिस सीरीज में, जो कि है प्रॉब्लम सॉल्विंग सीरीज और ये एबरेशन चैप्टर्स के ऊपर बेस्ड है। तो एबरेशंस को कैसे रिड्यूस किया जा सकता है प्रॉब्लम्स के जरिए, आइए हम सीखते हैं। तो प्रॉब्लम नंबर 1 जो है वो ये कह रहा है कि दो कॉन्वेक्स लेंसेज हैं जिनकी फोकल लेंथ दी हुई है 12 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर। इनके बीच में कुछ गैप रखा गया है। What should be the distance between the lenses so that the spherical aberration is minimized and chromatic aberration is minimized? इनके बीच में ऐसा क्या गैप रखा जाए कि जिससे कि spherical aberration भी मिनिमम हो और chromatic aberration मिनिमम हो। ठीक है, वैसे ये मतलब लिसन वेरी केयरफुली, दो लेंसेज दी हुई है और f1 f2 उनकी वैल्यू बताई गई है और उनको स्फेरिकल एबरेशन के लिए कंडीशन पता करनी है और क्रोमैटिक एबरेशन के लिए उन्हें कंडीशन चाहिए। ये जरूरी नहीं कि ये दोनों चीजें साथ में हो, ये दोनों चीजें साथ में हो ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, क्योंकि एक पर्टिकुलर फॉर्मूला है स्फेरिकल एबरेशन के लिए, एक दूसरा फॉर्मूला है क्रोमैटिक एबरेशन के लिए, और वो दोनों फॉर्मूले सेम डिस्टेंस पे सेटिस्फाई हों ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। तो आइए इसे हम सॉल्व करते हैं। सो मिनिमम स्फेरिकल एबरेशन के लिए, मिनिमम स्फेरिकल एबरेशन के लिए जो है आपको चाहिए होता है डिस्टेंस बिटवीन द टू लेंसेज गिवन बाय द फॉर्मूला f1 माइनस f2। आप लोग को अगर ये फॉर्मूला पता नहीं है तो मेरे पिछले वीडियोस देखिए, उसमें मैंने मेथड्स टू रिड्यूस द स्फेरिकल एबरेशन पढ़ाया है। वहां पर अगर लेंस सिस्टम यूज करते हैं तो बेसिकली ये डिस्टेंस रखना होगा दो लेंसेज के बीच में, जिससे कि स्फेरिकल एबरेशन मिनिमम आए। तो d इज इक्वल्स टू 12 माइनस 4 करेंगे तो 8 सेंटीमीटर आएगा, बिकॉज f1 12 और f2 4 दिया हुआ है। तो दो लेंसेज के बीच का गैप अगर 8 सेंटीमीटर रहा तो स्फेरिकल एबरेशन मिनिमाइज हो जाएगा। नाउ लिसन वेरी केयरफुली, अगर बेसिकली हमें मिनिमम क्रोमैटिक एबरेशन चाहिए तो उसका क्या, तो अगर हमें मिनिमम क्रोमैटिक एबरेशन चाहिए तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है, वो होता है d इज इक्वल्स टू ओमेगा 1 f2 प्लस ओमेगा 2 f1 अपॉन ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2। बट बिकॉज प्रॉब्लम में जो है आपका यानी कि ओमेगा की वैल्यूज नहीं दी हैं, तो हम अज्यूम करेंगे कि ओमेगा 1 इक्वल्स टू ओमेगा 2 इक्वल्स टू ओमेगा। तो अगर हम सब्सटीट्यूट कर दें वो चीज तो हमें ओमेगा बाहर कॉमन निकाल लेना चाहिए। यहाँ पे हो जाएगा f2 प्लस f1 और यहाँ पे नीचे भी ओमेगा 1 ओमेगा 2 जो है उसका 2 ओमेगा बन जाएगा। तो द फॉर्मूला इज सिंपली f2 plus f1 by 2 which is simply 12 plus 4 by 2 which is 16 by 2 which is 8 centimeter again. So basically चाहे आपको स्फेरिकल एबरेशन मिनिमाइज करना हो इन दो लेंसेज से, चाहे इन दो लेंसेज से आपको जो है यानी कि क्रोमैटिक एबरेशन मिनिमाइज करना हो, तो 8 सेंटीमीटर पे ही हो जाएगा। यानी कि अगर आपने ना दोनों लेंसेज को 8 सेंटीमीटर की दूरी पर रख दिया तो स्फेरिकल एबरेशन भी मिनिमम है और ऑटोमेटिकली क्रोमैटिक एबरेशन भी मिनिमम है। लेकिन दोस्तों इसे सिर्फ एक संयोग मानिए, इसे सिर्फ एक इत्तेफाक मानिए कि दोनों डिस्टेंसेस सेम आ रहे हैं। हर बार ऐसा नहीं होगा, दोनों क्योंकि फॉर्मूले अलग हैं, दोनों की सिचुएशंस अलग हैं, कंडीशंस अलग हैं, तो बेसिकली हर बार सेम नहीं आएगा। ये जैसे एक इत्तेफाक है कि हमें स्फेरिकल एबरेशन और क्रोमैटिक एबरेशन दोनों जो है एक ही डिस्टेंस पे मिल जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होगा। आप दोनों को साइमल्टेनियसली मिनिमाइज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो आई होप कि पहला प्रॉब्लम आपको समझ में आया। लेट्स गो टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। तो सेकंड प्रॉब्लम कह रहा है कि डिटरमाइन करिए रेडियाई ऑफ कर्वेचर। देखिए रेडियस ऑफ कर्वेचर नहीं बोला, मतलब एक रेडियस ऑफ कर्वेचर की बात नहीं चल रही है, लेंस की जो दोनों रेडियस ऑफ कर्वेचर होते हैं ना, दोनों पता कीजिए। तो रेडिया इज अ प्लूरल वर्ड। तो डिटरमाइन कीजिए रेडिया ऑफ कर्वेचर ऑफ लेंस जिसकी फोकल लेंथ जो है 30 सेंटीमीटर है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है 1.5 है। इस तरीके से कि जो इंसिडेंट लाइट है उसका जो एबरेशन मतलब आए लेंस पे गिरने के बाद वो मिनिमम आए, मतलब स्फेरिकल एबरेशन मिनिमम चाहिए इनको स्फेरिकल एबरेशन मिनिमम चाहिए। ये लोग कह रहे हैं कि रेडिया ऑफ कर्वेचर ऑफ अ लेंस पता करो जिसकी वजह से स्फेरिकल एबरेशन जो है मिनिमम है। अब देखिए, अगर आप एक ही लेंस से पता करना चाह रहे हैं, एक ही लेंस के दोनों रेडियस ऑफ कर्वेचर पता करना चाह रहे हैं, मतलब एक ही लेंस से स्फेरिकल एबरेशन करना चाह रहे हैं, मिनिमाइज स्फेरिकल एबरेशन एक ही लेंस से मिनिमाइज करना चाह रहे हैं, तो कैसी लेंस होना चाहिए वो? अरे हाइब्रिड लेंस होना चाहिए, हाइब्रिड लेंस होना चाहिए।
सो हाइब्रिड लेंस या क्रॉस लेंस में क्या होता है, रिलेशन के R1/R2 जो होता है वो -1/6 होता है। मेथड्स टू रिड्यूस द स्फेरिकल एबरेशन में मैंने ये एक्सप्लेन किया हुआ है, प्लीज आप जाके वो पुराने वीडियोस देख लीजिए। तो R1/R2 का रेशियो ऐसा होना चाहिए -1/6, विच मीन्स R2 इज इक्वल्स टू -6 टाइम्स R1, है ना। अच्छा, फोकल लेंथ का जो फॉर्मूला होता है आपको पता ही होगा, नॉर्मली आपने पढ़ा होगा लोअर क्लासेस में भी, और बेसिकली फर्स्ट ईयर बीएससी में भी आपने पढ़ा है, जो कि लेंस मेकर्स फॉर्मूला है, जिसका नाम है 1/f इज इक्वल्स टू, नाम इन द सेंस फॉर्मूला है 1/f इज इक्वल्स टू म्यू -1 1/R1 -1/R2। ठीक है, तो अब हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो यहाँ पे 30 सेंटीमीटर दिया हुआ है। लेट्स कीप इट इन सीजीएस में ही रखते हैं, एमकेएस सिस्टम में नहीं जाते हैं, एसआई सिस्टम में नहीं जाते हैं। ये जो है 1.5 है, अरे अगर हम इसको सीजीएस में रखेंगे तो रेडियस ऑफ कर्वेचर भी सीजीएस में आ जाएगा। 1.5 -1, वैसे 1.5 वैल्यू दी है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 दिया है, फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर दी हुई है। यहाँ पर जो है 1/R1, सो 1/R1 की जगह पे हम लोग जो है बेसिकली लिख सकते हैं, अच्छा R1 ही लिखेंगे उसको, तो जो R2 है उसको क्या लिखेंगे, -6 टाइम्स R1, है ना, -6 टाइम्स R1। जैसे कि यहाँ पे आपने देखा था, लिखा हुआ था पहले से ही, तो माइनस माइनस कैंसिल होकर ऑब्वियसली प्लस हो जाएगा, तो मैं जो है ये माइनस यहाँ से हटा देता हूँ। अब यहाँ पे है 1/30, यहाँ पे है 0.5, या फिर सिंपली इसको 1/2 भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। एंड 1/R1 भी आप बाहर निकाल लीजिए, 1/R1 भी जो है कॉमन बाहर निकाल लीजिए, तो अंदर बच गया 1 + 1/6। 1 + 1/6 का मतलब होता है 7/6, ठीक है, तो 1 + 1/6 इज 7/6। अच्छा, अब जो ये है देखिए, 6 से अगर आप चाहें तो इसे कैंसिल कर सकते हैं, तो 6 5 30 होता है ना, तो ये आपको मिल जाएगा। R1 को आप इधर ले आइए, R1 को इधर ले आइए, तो R1 इज इक्वल्स टू तो 7 × 5/2, है ना, 7 × 5, 5 को उधर लेके जाएंगे ना, तो 7 × 5/2 तो 35/2 विच इज 17.5 सेंटीमीटर। तो 17.5 सेंटीमीटर ये इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर आ गया R1। R2 की जो वैल्यू है, देयरफॉर R2 इज इक्वल्स टू -6 टाइम्स R1, तो वो जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो कैसा आएगा, 16 × 17.5, जो कि आ जाता है -105 सेंटीमीटर। सो आई होप कि आपको ये वाला प्रॉब्लम समझ में आया कि अगर आपने एक क्रॉस लेंस लिया, क्रॉस लेंस समझते हैं ना आप, मतलब एक लेंस जो है उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है बहुत छोटा है और एक का रेडियस ऑफ कर्वेचर बहुत बड़ा है, तो जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर छोटा है, तो मतलब यानी कि मैं एक ही लेंस की बात कर रहा हूँ, एक रेडियस ऑफ कर्वेचर मान लीजिए लेफ्ट वाला R1 जो है, वो रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 देखिए कितना छोटा है, तो इसका मतलब वो जो है सरफेस ज्यादा मुड़ा हुआ सरफेस है। ऐसा रेडियस ऑफ कर्वेचर छोटा होने का क्या मतलब है, ज्यादा मुड़ा हुआ सरफेस है ना, ज्यादा कर्व्ड सरफेस है, अरे मतलब उसका स्फीयर जो बनेगा ना वो छोटा बनेगा, इसलिए उसका रेडियस छोटा बनेगा। ठीक है, आपको ये बात समझ में आ रही है। तो ये एक साइड का है, और दूसरा जो R2 है सरफेस जो है राइट साइड वाला मान लेते हैं R2, तो उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर बड़ा है, उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर बड़ा है, मतलब यानी कि उससे वो कम कर्व्ड है, यानी कि उसका जो स्फीयर बनेगा ना बहुत बड़ा बनेगा, इसलिए उसका रेडियस भी बड़ा होगा, है ना। तो इस बंदे का रेडियस छोटा, उस बंदे का रेडियस बड़ा, और 6 गुना का फर्क है। ठीक है, तो इस तरीके की आप अगर क्रॉस लेंस हाइब्रिड लेंस बनाएंगे तो आपको जो है बेसिकली स्फेरिकल एबरेशन मिनिमम मिलेगा इंसिडेंट लाइट फेंकने पर। आइए तीसरा प्रॉब्लम देखते हैं। सो तीसरा प्रॉब्लम कह रहा है कि द डिस्पर्सिव पावर ऑफ द क्राउन एंड द फ्लिंट ग्लास आर 0.015 एंड 0.030 रेस्पेक्टिवली, है ना। ये डिस्पर्सिव पावर्स दी हुई है, मतलब ω1 और ω2 की वैल्यू दी हुई है दो अलग अलग तरीके के ग्लास के लिए, मतलब दो अलग अलग तरीके के ग्लास की लेंसेज के लिए, है ना। एक लेंस बनी है क्राउन ग्लास से, एक लेंस बनी है फ्लिंट ग्लास से। इसमें कहा गया कि डिटरमाइन द फोकल लेंथ ऑफ द लेंसेज दैट विल रिजल्ट इन द अक्रोमेटिज्म डबलेट ऑफ फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर व्हेन दे आर इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर। तो इसमें कहा गया कि ना आप फोकल लेंथ जो है लेंसेज की पता कीजिए जिससे कि अक्रोमेटिज्म डबलेट मिले। यानी कि अक्रोमेटिज्म डबलेट का क्या मतलब है, यानी कि दो लेंसेज को जब हम रखेंगे मतलब आमने सामने, तो उनसे जब लाइट पास होगी तो उसमें कोई भी क्रोमैटिक एबरेशन नहीं होगा, यानी कि अक्रोमैटिज्म रहेगा। समझ रहे हैं, तो अक्रोमैटिज्म डबलेट जो है बने। ठीक है, एंड फोकल लेंथ जो है मतलब यानी कि रिजल्टेंट फोकल लेंथ जो बनेगी वो 50 सेंटीमीटर की होना चाहिए। मतलब दो लेंसेज जो हैं उन्हें जब रखा जाएगा आमने सामने तो एक कोई रिजल्टेंट फोकल लेंथ भी तो होगी ना, तो रिजल्टेंट फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर की बनना चाहिए जब वो कांटेक्ट में है। बाय द वे यहाँ पे ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि उन दोनों को कांटेक्ट में रख के अक्रोमैटिज्म डबलेट आपको ऑब्टेन करना है। देखिए रिजल्टेंट फोकल लेंथ या इक्विवेलेंट फोकल लेंथ के दो अलग अलग फॉर्मूले होते हैं।
एक वो फॉर्मूला जिसमें लेंसेज कांटेक्ट में रहती हैं और दूसरा वो फॉर्मूला जिसमें लेंसेज कांटेक्ट में नहीं रहती हैं। तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा? वो फॉर्मूला जिसमें लेंसेज कांटेक्ट में है। आई होप कि आपको ये बात बेसिक समझ में आ रही है। तो लेंसेज जब कांटेक्ट में होती हैं तो फोकल लेंथ जो होती है, इक्विवेलेंट फोकल लेंथ, रिजल्टेंट फोकल लेंथ, उसका फॉर्मूला होता है 1/f इज इक्वल्स टू 1/f1 प्लस 1/f2। इस तरीके की जो है आपको फोकल लेंथ मिलती है। तो f की वैल्यू तो 50 दी हुई है ना, 50, तो 50 सेंटीमीटर हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं और इस इक्वेशन को जरा साइड में रखते हैं, बिकॉज f1 f2 हमें पता नहीं है, वो डिटरमाइन करना बाकी है। अच्छा, अब दूसरी बात क्या बोली गई है कि आपको अक्रोमेटिक डबलेट ऑब्टेन करना है बाय कीपिंग द लेंसेज इन कांटेक्ट। जब हम लेंसेज को कांटेक्ट में रखते हैं और अक्रोमेटिक डबलेट ऑब्टेन करते हैं तो हमें जो फॉर्मूला मिलता है वो मिलता है f1/f2 इज इक्वल्स टू माइनस ω1/ω2। अगर ये फॉर्मूला आप नहीं जानते तो प्लीज पिछले वीडियोज में जाइए जहां पे मेथड्स टू रिड्यूस द क्रोमैटिक एबरेशन मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, तो बेसिकली आपको जो है ये वाला फॉर्मूला वहां पे मिल जाएगा देखने के लिए कि इसको डिराइव हमने कैसे किया। तो f1/f2 के बीच में रिलेशन अब हमें मिल जाएगा, बिकॉज ω1 0.015 दिया हुआ है और ω2 0.030 दिया हुआ है। तो अगर आप देखें तो दिस इज लाइक 1/2 है ना, 1/2, 15/30 हो गया ना, तो 1/2 हो गया। यानी कि आप कह सकते हैं कि f2 इज लाइक माइनस ट्वाइस ऑफ f1, f2 इज लाइक माइनस ट्वाइस ऑफ f1। सो इसे इक्वेशन 2 कहते हैं। सो पुट 2 in 1, सो ये जो 2 इक्वेशन है उसको हम 1 में सब्सटीट्यूट करेंगे। तो जब हम 1 में सब्सटीट्यूट करेंगे तो हमें देखिए क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 1/50 इज इक्वल्स टू 1/f1 जो है बेसिकली वो एज इट इज रहेगा, एंड f2 की जगह पे जो है, f2 की जगह पे जो है वो आ जाएगा -2f1 है ना, -2f1। तो यहाँ पे बीच में प्लस साइन है लेकिन -2f1 की वजह से मैंने यहाँ पे माइनस लिखा हुआ है। सो 2f1, अरे समझ रहे हैं कि नहीं, बीच में प्लस साइन था, यहाँ पे माइनस था ना, तो मैंने ऐसा लिख दिया बीच में माइनस। ठीक है, तो 1/f1 माइनस 1/2f1। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 1/50 इज गोइंग टू गिव यू, अच्छा ये कैसा है ना, मालूम है, ये 1 है और ये हाफ है। आर यू अंडरस्टैंडिंग इट? मतलब ये 1 और हाफ जैसा ही है ना। अरे निकाल लीजिए 1/f1 बाहर, तो दिस इज लाइक 1 माइनस हाफ, तो क्या आंसर आता है? हाफ ही आता है ना। सो 1/50 इज इक्वल्स टू 1/f1 इंटू 1/2 है ना। तो जब कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे हमें 25 मिलेगा, यानी कि f1 की जो वैल्यू है दैट इज 25 सेंटीमीटर, एंड f2 जो है वो माइनस ट्वाइस ऑफ f1 है, तो यानी कि -50 सेंटीमीटर। सो बेसिकली एक कॉनकेव लेंस है और एक कॉन्वेक्स लेंस है, एक कॉनकेव लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है ना। तो कॉनकेव लेंस की जो फोकल लेंथ रहती है नेगेटिव रहती है, कॉन्वेक्स लेंस की जो रहती है पॉजिटिव रहती है। तो आपको एक कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस यूज करना है, उनको कॉन्टैक्ट में रखना है, और कांटेक्ट में रखने से आप अक्रोमेटिक जो है एबरेशन को एलिमिनेट कर पाएंगे, है ना। तो अक्रोमेटिक डबलेट आप फॉर्म कर पाएंगे बाय यूजिंग अ सिस्टम ऑफ लेंस। सो आई होप कि आपको ये थर्ड वाला प्रॉब्लम समझ में आया है। तो मैं और 2-3 प्रॉब्लम्स आपको कराऊंगा, लेकिन वो नेक्स्ट वीडियो में, ये वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो जाए, तो प्लीज़ ज़रूर देखिए इसी वीडियो का 6th वीडियो है, ये 6th वीडियो का B पार्ट।